पड़ोसन भूतनी। ये कहानी है सहारनपुर शहर की, जहां एक मकान में सुनीता की फैमिली रहा करती थी। एक दिन सुनीता का पति रमन सुनीता से कहने लगा, हमारे मकान में नई किराएदार फैमिली रहने आ रही है। ये तो अच्छी बात है, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। नहीं, वो अच्छे लोग नहीं हैं, तुम उनसे दूर ही रहना। दोपहर के वक्त बाहर आंगन में बैठकर सुनीता चावल साफ कर रही थी तो उसने देखा एक औरत और एक मर्द हाथ में सूटकेस लेकर मकान की तरफ आ रहे थे। आइए, स्वागत है आपका। लेकिन दोनों में से किसी ने भी सुनीता से बात तक नहीं की। दोनों ही सूटकेस लेकर अंदर चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। रात के वक्त जब रमन सोने आया तो सुनीता कहने लगी, ठीक कहा था आपने, अजीब लोग हैं, बात तक नहीं करते। तुमसे कहा था ना उनसे दूर रहो। सुना है वो आदमी पक्का बेवड़ा है, अपनी बीवी को बहुत मारता है। रमन ऐसा कह ही रहा था कि पड़ोस के घर से मारपीट की आवाज सुनाई देने लगी। थोड़ी ही देर में सुनीता का दरवाजा पड़ोस की औरत खटखटाने लगी। बहन जी बचाओ मुझे, मेरा पति मुझे मार डालेगा, मैं आपकी पड़ोसन कल की। बहन जी बचाओ मुझे। औरत दरवाजा खटखटाती रही तो सुनीता बोली, अब क्या करूं जी, दरवाजा खोलूं? पागल हो क्या, सो जाओ चुपचाप। पति के कहने पर सुनीता चुपचाप सो गई। दूसरे दिन सुबह सुनीता बाहर आई तो उसने देखा उसकी पड़ोसन कल की रंगोली बना रही थी। उसका पूरा शरीर मारपीट से घायल था। कल्की ने जब सुनीता को देखा तो वो झट से उठकर अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसी रात रमन और सुनीता सोने वाले थे कि फिर से कल्की दरवाजा खटखटाने लगी। बहन जी मेरा पति मुझे मार डालेगा, बहन जी मुझे बचाओ। लेकिन इस बार रमन के साथ साथ सुनीता ने भी उसे नजरअंदाज कर दिया और दोनों सो गए। ये सिलसिला लगातार 15 दिनों तक चलता रहा। रोज रात कल्की आती और सुनीता का दरवाजा खटखटाती, लेकिन सुनीता और रमन दरवाजा नहीं खोलते। सुबह जब सुनीता बाहर आती तो घायल कल्की सुनीता को देखकर गुस्से से अंदर चली जाती। 15 दिन के बाद एक रात ऐसी आई कि ना तो मारपीट की आवाज आई, ना ही कल्की ने सुनीता का दरवाजा खटखटाया। लगता है आज मारपीट बंद है, आज मुझे नींद नहीं आएगी। रोज की शोर शराबे की आदत जो लग चुकी है। दूसरों के मामले में टांग ना घुसाओ, सो जाओ। उस रात के बाद जैसे चमत्कार ही हो गया, कल्की जैसे गायब ही हो गई। सुनीता को फिर कभी नहीं दिखी। लेकिन एक रात जब रमन और सुनीता सो रहे थे तो किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। कौन? भाई साहब दरवाजा खोलिए, मेरे पति को हार्ट अटैक आया है, दरवाजा खोलिए। आवाज सुनकर रमन सुनीता से बोला, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, आज मामला कुछ अलग है। रमन और सुनीता ने भागकर दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि बाहर कल्की नहीं, कल्की का डरावना भूत खड़ा था। मारपीट की वजह से घायल हुआ उसका शरीर उसे और ज्यादा डरावना बना रहा था। कल्की ने रमन और सुधीर को अंदर धकेल दिया और अंदर आकर दरवाजा बंद कर लिया। रमन और सुनीता की हालत बिगड़ गई थी। दोनों को अपनी आंखों पर जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये क्या कर रही हो तुम? वही जो मुझे पति को मारने के बाद करना चाहिए, वही करने आई हूँ। क्या तुमने तुम्हारे पति को मार दिया? हाँ, मार दिया उसे। 15 दिन पहले उसने बंद कमरे के अंदर मेरा गला घोट कर मुझे मार दिया था। आज मैंने भूत बनकर उसे मार दिया और अब तुम दोनों की बारी है। हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जब मैं तुम्हारे दरवाजे पर आकर मदद की भीख मांग रही थी तब क्या तुमने मेरी मदद की थी? बोलो। जब मुझ पर अत्याचार हो रहा था, मेरी हत्या हो रही थी, तुम दोनों सुकून से सो रहे थे, इसलिए आज मैं तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए सुलाने आई हूँ। ऐसा कहकर कल्की का भूत जोर जोर से हंसने लगा। रमन और सुनीता इधर उधर भागने लगे। कल्की ने हाथ आगे किया और उसका हाथ बढ़ने लगा। उसने रमन को अपनी ओर खींच लिया। सुनीता, बचाओ बचाओ।
रमन की हालत देखकर सुनीता उसको बचाने आई तो कल्कि ने उससे भी पकड़ लिया और गला दबाकर दोनों को तड़पा तड़पा कर मार दिया। दूसरे दिन पुलिस पहुंची तो रमन और सुनीता मरे पड़े थे। पुलिस जब कल्कि के घर पहुंची तो कल्कि का पति भी मरा पड़ा था। पुलिस ने जब कमरे की खुदाई की तो उन्हें जमीन के अंदर दबी पड़ी कल्कि की लाश मिली। सर, केस क्या बनाना है? यह केस तो कौटुंबिक हिंसाचार के दायरे में आता है। और वह सुनीता और उसके पति का मर्डर, उसका क्या? पड़ोसी धर्म का पतन हुआ था उनके हाथों। भूत प्रेत का चक्कर है, लेकिन कोर्ट यकीन नहीं करेगा। छोड़ो, कोई दूसरी वजह ढूंढते हैं। इस प्रकार कौटुंबिक हिंसाचार से पीड़ित कल्कि ने अपने पति के साथ साथ अपने पड़ोसियों को भी नहीं छोड़ा। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। तहखाने का राज। जैसलगढ़ की हवेली जो पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र है और आज भी यहाँ बड़ी तादाद में पर्यटकों की भीड़ यहाँ के इतिहास को महसूस करने आई है। इस भीड़ में सब लोग हवेली के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं और 4-5 लोगों का ग्रुप हवेली के पहले तहखाने की तरफ बढ़ा है और उन्हें सामने दूर अंधेरे में एक आदमी, फिर दूसरा और तीसरा, ऐसे आदमियों की तादाद भीड़ में बढ़ती हुई दिख रही है, जो कि आधे कंकाल की तरह भयानक दिख रहे हैं, जो एक साथ इन कॉलेज के बच्चों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये देख वो बच्चे चिल्लाते हुए ऊपर पहुंचे और हवेली के अथॉरिटी मेंबर्स से मिलकर वो वाकया बयां किया, पर अथॉरिटी वालों ने इस बात को सिरे से नकार कर उन बच्चों को भगा दिया। कुछ दिनों बाद एक 53 साल के आदमी रणधीर चौधरी, जो कि पेशे से ऐतिहासिक फोटोग्राफर, वो आराम से धीरे धीरे हवेली देखते, फोटो खींचते हुए उसी तहखाने तक पहुंचे और उन्होंने भी वो मंजर देखा जो उन बच्चों ने देखा था। और वो सब रणधीर ने अपने प्रोफेशनल कैमरे में रिकॉर्ड किया और फोटो भी लिए। पर शाम होते ही उनकी लाश बाहर आई। लाश को उनके घर के पते पर उनके सामान सहित पहुंचा दिया गया। उनके बेटे साहिल चौधरी ने अंतिम संस्कार और क्रियाकर्म कर उस रात अपने पिता का कैमरा चेक किया, जिसमें उसे वो रिकॉर्डिंग और फोटोज ने हैरान कर दिया। अगले दिन साहिल ने सब एक पेन ड्राइव में कॉपी किया और अपने 3 खास जिगरी दोस्तों को बताया। साहिल ने एक पेन ड्राइव को पुलिस को बताकर FIR दायर करी उस हवेली के राज परिवार पर, जिसकी कोर्ट में पेशी है और राज घराने से जय सिंह राठौड़ आए हैं। राठौड़ साहब, क्या जो कुछ इस पेन ड्राइव में है उसके बारे में आपको पता है? क्या ये सच है? क्योंकि अब तो विज्ञान भी ये सब मानता है, वो भी अगर सबूत हो तो जरूर मानता है। सरासर झूठ है जज साहब। हमारा परिवार भी पुश्तों से उसी हवेली के एक हिस्से में रहता है। 100 से ज्यादा कर्मचारी वहां दिन रात रहते हैं। अगर कुछ होता तो हम सबको भी दिखता या हमारे साथ भी कुछ घटता। हमने पता करवाया है कि रणधीर चौधरी हृदय गति अवरोध के मरीज थे। तहखाने में घुटन से उनके साथ ये हादसा हुआ है। ये दलील सुनकर जज ने केस खारिज कर दिया। अब साहिल अपने तीनों दोस्तों के साथ रात को घर की छत पर शराब पीते हुए कहता है, अब हवेली का राज वहां जाकर ही पता किया जाएगा। तुम साथ देते हो तो कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ तैयार रहना। अगले दिन की सुबह चारों जैसलगढ़ हवेली पहुंच गए हैं और पूरी हवेली को बारीकी से घूमकर वहां की चीजों को बारीकी से देख और लिखे हुए इतिहास को पढ़ भी रहे हैं। जितनी तस्वीरें लगी थी उनकी भी तस्वीर साहिल अपने मोबाइल कैमरा से ले रहा है। शाम होने को है और सारे पर्यटकों के बाहर जाने का समय नजदीक आने वाला है। उससे पहले वो चारों तहखाने में घुस गए हैं और वहीं रुक गए हैं। अरे साहिल, क्या कर रहा है? चलना नहीं है क्या? नहीं, जो पता करना है वो यहीं इस तहखाने में है और यहीं रुक कर ही पता चलेगा। तू सच्ची में सबको मरवाएगा? भूतों का तो पता नहीं, पर पकड़े गए तो कुटाई पक्की है। और वो चारों वहीं अंधेरे में छुप गए हैं। हवेली खाली हो गई है। अंधेरे के साथ सभी कर्मचारी भी बाहर जाने लगे हैं, जिसका पता कर्मचारियों की आवाज सुनाई देने से उन चारों को चल रहा है। तो अब जल्दी निकलो, अंधेरा हो रहा है। जल्दी चलो वरना मारे जाओगे। क्यों हर रोज कहना पड़ता है? ये सब सुनकर इन चारों को डर का एहसास हो रहा है और वो एक दूसरे को देख रहे हैं, जिनमें से एक डर में भाग गया और एकदम से सामने एक राजा की शैतानी डरावनी आत्मा आई
और उस लड़के के गले को पकड़कर ऊपर उठा लिया, फिर गला दबोचकर मार दिया। गर्दन की हड्डी टूटने की आवाज और उस दोस्त के मुंह से निकलते खून ने बाकी दो को भी तहखाने के अंदर डर कर भागने पर मजबूर कर दिया, जहां फिर से एक एक कर आधे कंकाल वाले आदमियों की भीड़ बढ़ती गई, जिन्होंने उन दोनों को दबोच लिया और मार डाला। ये सब देख साहिल रोता बिलखता तीसरी ओर भागा और तहखाने से बाहर ऊपर एक बड़े से कमरे में पहुंचा, जहां एक महारानी की बड़ी सी तस्वीर लगी है। कमरे के बाहर उन भूतिया आधे कंकाल वाले आदमियों और राजा की भयानक आत्मा का जमावड़ा खड़ा है, पर अंदर नहीं आ रहा है। ये देख साहिल खुद से ये बात करके बड़बड़ा रहा है। ये सब अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? पीछे से एक औरत की आवाज आई, ये पापी लोग अंदर नहीं आ पाएंगे। साहिल पलटा और देखा कि तस्वीर से महारानी की आत्मा बाहर आ गई। साहिल पीछे कदम बढ़ाता हुआ गिरा। डरो मत बेटा, मैं उन जैसी नहीं हूं, और वैसे भी जो पता करने आए हो वो सच मैं ही बता सकती हूँ तुम्हें। तो सुनो। 123 साल पहले जीसलगढ़ घराना छोटा पर नामचीन था, क्योंकि महाराज चंदेर सिंह जनता के सामने और नजरों में बड़े दयालु और निष्ठावान थे। हर इंसान के सहायक थे, बड़े भावुक थे, पर उनका असली चेहरा बस मैं, उनकी महारानी शीत कंवर ही जानती थी, या फिर वो गुलाम जो वफादारी से उनकी गुलामी करते थे। वो सच ये था कि गांव से हर रोज एक औरत रात के अंधेरे में गायब होने लगी, जो कि महाराज अपने गुलामों से अगवा करवा कर हवेली के चमचमाते तहखाने में मंगवाया करते थे। उसके साथ जितनी बार और जितने समय तक रंगरलियां बनाते और मन भरने पर मरवा कर गांव के जंगल में लाश फेंकवा देते। कोई न कोई जानवर रात में उस लाश को खा ही जाता, और तब वो आधी खाई हुई लाश मिलने पर लगता कि जानवर का शिकार हुई है। एक आदमी बलदेव ने दिमाग लगाया और बड़बड़ाने लगा, सिर्फ औरत ही क्यों, जानवर जो भी हो, उससे सिर्फ औरत का शिकार ही करना है। और वो रात को छुपकर गांव के चौक में ही पेड़ के नीचे हर रोज सोने लगा। एक रात को जब एक औरत निवृत्त होने के लिए जंगल की ओर गई, तो वहां से कुछ जोरों से छटपटाने की आवाजों ने बलदेव को उसका पीछा करने पर मजबूर किया, और उसने देखा कि कुछ लोग उस औरत को अगवा करके ले जा रहे हैं। पीछा करने पर देखा कि वो हवेली के खुफिया दरवाजे से अंदर गए हैं। अब बलदेव हवेली के सामने पेड़ों के पीछे छिप छिप कर दिन रात बिताने लगा। 4 रात बाद वो लोग उस औरत को वापस जंगल में लेकर गए और फेंक कर चले गए। बलदेव ने उस औरत की नाक के सामने उंगलियों से उसकी सांसें चलती महसूस की, तो अपने पास पड़े पानी से भरी जरी यानी चमड़े की पानी पीने वाली थैली से पानी छिड़क कर औरत को होश में ले आया, जिसने महाराज का सच बलदेव को बताया। बलदेव उस औरत को उसके घर ले गया और उसके घर वालों को आधी रात को ही गांव के सरपंच के घर लेकर गया और सब बताया। जल्दी ही गांव के 80 से ज्यादा मर्द इकट्ठे होकर हवेली पहुंचे। आधी रात को सोए हुए महाराज महारानी को बाहर जन सैलाब की चीख की आवाजें सुनाई दी और वो बाहर आए। आते ही सब मर्दों ने महाराज को खरी खोटी सुनाई, जिसके महाराज दिल मिला गए। महाराज तब भी ठंडे दिमाग से बोले, आप सब अंदर आओ, फिर सही से बात करते हैं। सब अंदर आए और आते ही राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इन सबको बांध कर तहखाने की दीवारों में चुनवा दो। ऐसा ही हुआ। भयानक नरसंहार। मेरा मन भर आया और गुस्से में मैंने खंजर अपने पति महाराज चंदेर सिंह की पीठ में घोंप दिया और बाद में वही खंजर अपने गले पर भी चलाकर खुदकुशी कर ली। वो आधे कंकाल वाले आदमी सब वही हैं जो जिंदा दीवारों में चुनवा दिए गए थे, और साथ ही महाराज भी हैं जिनकी भटकती आत्मा शैतानी हो गई है। सुबह की पहली किरण के साथ साहिल छुपता छुपाता हवेली से बाहर आता है और वहीं के पुलिस थाने में राज घराने के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाता है। कोर्ट में अर्जी लगवाता है। हवेली के तहखाने की दीवारों को तुड़वाने की और अर्जी जज मंजूर करते हैं। पुलिस फोर्स जाकर मजदूरों से दीवारों को तुड़वाते हैं और उन्हें 80 नर कंकाल बरामद होते हैं। अब कोर्ट आदेश देता है राज परिवार को कि हवेली पर सरकार का कब्जा है और हवेली को ध्वस्त करने का आदेश किया जाता है। ऐसे होता है जैसलगढ़ की हवेली के तहखाने के राज का अंत।
ल्यूसीफर्स गिफ्ट। ये कहानी है गोवा के गोवान गाइस की। एक कपल जो कि चाइल्डहुड फ्रेंड से लवर्स और फिर कपल बना। अपर मिडिल क्लास फैमिली से थे दोनों और एक हो गए। मिसेस आयशा एंड मिसेस जोहान रॉड्रिग्वेज, अ हैप्पी क्रिश्चियन कपल। शादी के 6 साल पूरे हुए पर कोई बच्चा नहीं। सामाजिक जोर नहीं क्योंकि एक फ्री लाइफस्टाइल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, पर खुद को एक उम्मीद और चाह है जो सबको होती है। मेडिकल चेकअप से पता चला कि दोनों ही ठीक हैं, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है। IVF और सरोगेसी भी ट्राई किया पर कुछ नहीं हुआ। जो कपल बहुत खुश मिजाज था अब दुखी रहने लगा। जोहन एक ड्राई फ्रूट्स का डीलर है तो वो काम में बिजी होकर दिन निकाल लेता है, पर रात की सोच दुश्मन बन जाती है और नींद नहीं आती है। 2 रातों बाद झपकी आती है, पर आयशा तो दिन भर तकलीफ और सोच में डूबकर दुखी होती है। इसलिए एक कंप्लीट डे मेड रखी है, जेनी, जो ख्याल भी रखती है और बातें भी करती है। जेनी वहां के चर्च के पादरी की बहन है तो उसका झुकाव जरा ईश्वरीय शक्ति की तरफ ज्यादा रहता है और वो बातें भी बाइबल की ज्यादा करती है। एक दिन जोहन ने आयशा को कुछ दिन अपने पीहर पुडुचेरी पापा मम्मी के पास जाने को कहा और आयशा ये मानकर चली गई। पुडुचेरी अपने घर में पापा माइकल और माँ मिशेल के पास दिन भर अपनी किस्मत को कोसती रोती रोती देर रात को सो गई। तब उसके पेरेंट्स ने एक दूसरे से बात की, आयशा को सब कुछ बता दो और उसको भी वो करने के लिए मनाओ जिसको करके हमें भी आयशा मिली थी। पर हमें पहले उनसे पूछना होगा, तभी सब कुछ होगा और बेटी को समझा कर वो सब कुछ करवा पाएंगे। चलो, अभी वैसे भी आयशा गहरी नींद में सो रही है। अभी टाइम 1:30 बज रहे हैं, इतनी रात को? तो यही तो मिलने का सही वक्त है, कहा ना चलो। दोनों अपने घर से बाहर गार्डन में आए और घर के पीछे जमीन में एक टैंक के ढक्कन की तरह ढक्कन को खोला, जो कि बेसमेंट है। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे जहां अंधेरा था। वो दोनों साथ कोई लाइट भी लेकर नहीं गए और खड़े हो गए, दोनों हाथों को बांधकर जैसे किसी को याद कर रहे हैं। और अचानक से ऊपर का दरवाजा बंद हुआ। दोनों ने ऊपर देखा ही था और भयानक भारी आवाज आई, आ गए दोनों, बड़े दिनों बाद याद आई। तभी अंधेरे में कुछ कैंडल्स जली और भयानक सा दिखता एक डेमोन सामने आया। वो बोला, कहो क्या काम है? मेरी बच्ची को भी वही तकलीफ है जो मेरी बीवी मिशेल को थी। बस, कुछ कहने की जरूरत नहीं, अब सब समझ गया, पर शर्त याद है ना? Yes, my lord. Then tell your daughter and get ready her for the Lucifer's gift. डिमोन अदृश्य हो गया और वो दोनों भी बाहर आकर अपने कमरे में जाकर सो गए। सुबह नाश्ते पर दोनों ने आयशा को समझाया, लुक आयशा एंड लिसन टू मी केयरफुली, इट विल बी गुड न्यूज इफ यू बिलीव। यस मॉम, आई एम लिसनिंग। सबने हाथों से फोक एंड स्पून रख दिए। आयशा देखो, जब साइंस काम नहीं आती तब सुपर साइंस काम आती है, जिसे हम माइथोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। पर हमारा विश्वास उनसे भी ऊपर वाली शक्ति में है, द सुपर नेचुरल पावर, और वो कभी वेस्ट नहीं जाती और इसका इफेक्ट तुम खुद हो। जो तकलीफ तुम्हें है वो हमें भी थी और तुम्हारा जन्म भी वैसे ही हुआ जैसे तुम्हारे बच्चे का हो सकता है, अगर तुम चाहो और मानो तो। I want to being a mother and I can do everything. Then listen, एक शर्त है और वो माननी पड़ेगी, वरना बाद में रिजल्ट बहुत भयानक हो जाएंगे। मानो अनकंट्रोलेबल। आप कहिए, मैं सुन रही हूँ। आज रात तुम्हें हम दोनों वहां ले जाएंगे जहां से तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, पर शर्त यह है कि वो बच्चा हमारे भगवान का होगा। मीन्स पहला बच्चा वो ले जाएंगे, बाद में चाहे जितनी भी संतानें हो वो तुम्हारी, पर पहला बच्चा उनका अपना गिफ्ट होगा और तुम्हें लौटना होगा। मंजूर है। रात 12:45 पर वो तीनों नीचे आते हैं और वैसे ही डिमोन आकर आयशा से पूछता है, क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ। तुम अकेले रुको और तुम दोनों जाओ। ये बोलकर वो अदृश्य हो जाता है और वो दोनों आयशा को अकेला छोड़कर ढक्कन बंद कर चले जाते हैं। अपने कमरे में दोनों लेटे हुए बस इंतजार करते हैं कुछ होने का, और अचानक जोरों से बिजलियां कड़कने लगती हैं। तेज आंधी चलने की आवाज सुनाई देती है जिससे घर की छत के दरवाजे टकराने लगते हैं। लाइट्स ऑफ हो जाती है और दोनों ऊपर दरवाजा बंद करने साथ जाते हैं। छत पर पहुंचकर आकाश देखते हैं जो कि लाल सुर्ख हो गया है।
जिसमें काले बादल मंडरा रहे हैं। तेज आंधी पेड़ों को बेहाल कर हिला रही है और साथ ही ऐसे मौसम में बारिश शुरू हो गई है। बिजलियां कड़ाके से कड़क कर डर का माहौल बना चुकी हैं। आकाश में ऐसे मौसम से एक आदमी जैसा पंखों से उड़ता हुआ नीचे आ रहा है। धीरे धीरे जो गुस्से में आंखें लाल किए नीचे उतर रहा है। उन दोनों की नजरें उससे मिली और दोनों घुटनों पर बैठ गए। वो आसुरी शक्ति नीचे उतरती है, पंखों के सहारे घर के पीछे उतर गई। मौसम अभी भी वैसा ही है। वो दोनों भीगे हुए छत के दरवाजे को बंद कर नीचे गए और कपड़े बदल कर सो गए। पर सोना किस्मत नहीं उस रात, क्योंकि मौसम की गर्जना और अब बेटी की चीखें सोने नहीं दे रही हैं। 3 बजे एकदम से सब शांत हुआ और फिर दोनों सो गए, जो इतने समय से अपने बिस्तर पर बैठे एक दूसरे को देख रहे थे। सुबह 7 बजे आवाज आई, गुड मॉर्निंग मॉम, डैड। दोनों उठे और देखा कि सामने बेटी और वो एक कातिल मुस्कान से भरी है, जिसमें उस आसुरी शक्ति का अंश आ गया है। अब आयशा अपने पति जोहान को कॉल करके कहती है, यहाँ सरोगेसी से काम हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जल्दी आ जाओ। Yes, my love. Thank you, baby. Today I am the happiest man on the earth. I will be there in the evening. अभी फ्लाइट से निकलता हूँ। जोहान शाम को पहुंच जाता है अपने ससुराल। 1 हफ्ते बीवी के साथ शहर घूमता है और वापस दोनों गोवा जाते हैं। खुशी से अपनी बीवी का ख्याल रखता है, घर पर ही रहता है। बिजनेस उसके वर्कर्स हैंडल करते हैं और इसमें 9 महीने बीत जाते हैं और वो दिन आता है जन्म का। बीवी को हॉस्पिटल ले जाता है। लेबर रूम के बाहर खड़ा बीवी की चीखें सुन रहा है, जो सहन नहीं कर पा रहा है, और हॉस्पिटल से चला गया और देखा कि मौसम एकदम भयानक हो गया है, वैसा ही जैसा उस रात था। एक आदमी आकर बधाई देता है, तब वो अंदर आता है और देखता है कि एक लड़के का पिता बन गया है। पर पास के बेड पर जो थी वो और उसका बच्चा दोनों मर गए। बिकॉज ऑफ नॉर्मल डिलीवरी अगले दिन घर आ जाते हैं। खुशी के माहौल में 1 साल बीत जाता है और सब अपने रोज के काम में लग जाते हैं। पहला जन्मदिन आता है जब उसके नाना नानी भी आते हैं और बेटी को शर्त याद दिलाते हैं, पर वो नहीं मानती। अगले दिन वो दोनों चले जाते हैं पुडुचेरी, पर यहाँ भर रात लाइट्स ऑन ऑफ, टीवी ऑन ऑफ, बेड के नीचे से आवाजें, दोनों को मिरर में कोई दिखना, दीवारों से खून निकलना, सब भयानक और गलत हरकतें होती दिखाई देती हैं। दिन रात कुत्ते रोते हैं, रोज कोई परिंदा घर से टकरा कर मरता है। आधी रात को किसी के दर्द में रोने की आवाजें, ये सब जोहान को बेचैन कर रही है। और इनको देख जेनी आंटी जो मेड है, वो अपने पादरी भाई को बुलाने का कहती हैं और जोहान मान भी जाता है। प्रिस्ट आते हैं और घर में घुसते ही समझ जाते हैं। फिर वो बेबी को देखने कमरे में जाते हैं और उंगली उसके मुंह में डालते हैं कि वो बच्चा इतनी जोर से काटता है कि उंगली ही काट खाता है, और इतना सा बच्चा वो उंगली चबा कर निकल जाता है। ये सब जोहन को डरा देता है। बाहर आकर प्रिस्ट साफ बता देते हैं कि घर में शैतान का बसेरा है और बच्चा शैतानी तोहफा है। जोहान कुछ कह नहीं पाता, बस इतना ही, फादर, ये सब कैसे और सही कैसे होगा? देखो, ऐसा बस शैतान से सौदा करने पर होता है, और वो केवल बच्चे के पिता या माँ ही कर सकते हैं। इसका इलाज केवल घर का शुद्धिकरण है, जिसमें सबकी जान का खतरा भी है। पर जिसने ये सौदा किया है शैतान के साथ, उसको मेरे सामने सच बताना होगा। फादर, माई गॉड इज माई विटनेस, बट इफ आयशा डिड दिस, आई विल आस्क हर द ट्रूथ। बस आप तैयारी कीजिए। सी यू टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रिस्ट चले गए और जोहान अपनी पत्नी से आंखों में आंखें डालकर सच्चाई पूछता है। आयशा सब बता देती है। दोनों बच्चे के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि कमरे में अंधेरे के बीच लाल रोशनी में वो डेमोन उसे गोद में खिला रहा है और उन दोनों को कहता है, कल इसे लेने इसके पिता खुद आएंगे। और अदृश्य हो जाता है। आयशा फूट फूट कर रोती है और बताती है, वो डेमोन जिस पिता का कह रहा था, वो कोई और नहीं, खुद लूसीफर है। जोहान भागते हुआ चर्च जाता है और प्रीस्ट को सब सच्चाई बताता है और शुद्धिकरण की क्रिया प्रक्रिया उसी समय करने को कहता है, क्योंकि 12 बजे के बाद लूसीफर कभी भी आ सकता है और अब सिर्फ 1 घंटा बचा है। अब पादरी और जोहान घर आकर प्रक्रिया शुरू आवर फादर इन हेवन प्रार्थना के साथ
चर्च होली वाटर छिड़कने से करते हैं और वहां जोहान, जेनी एंड आयशा पादरी के पीछे चलते जाते हैं। फिर जब आखिर में बच्चे के कमरे तक फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं कि घड़ी की घंटी बजती है जिसमें 12 बज चुके हैं और समय थम गया है। पादरी का मुंह सिल जाता है, हाथों से बाइबल एंड होली वाटर बॉटल गिर जाते हैं और वो कुछ बोल नहीं पाता। तभी भयानक मौसम बन जाता है। तभी घर की छत गिरती है और फिर उसमें से उड़ता हुआ उतरता है बड़े पंख और भयानक चेहरा लिए लूसीफर। अपने बच्चे को उठाता है कि आयशा उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाती है, मुझे ले जाओ पर बच्चे को छोड़ दो। पर लूसीफर इतनी जोर से चिल्लाता है कि दूर तक आवाज जाती है। मौसम और माहौल भयानक है क्योंकि लूसीफर है वहां और वो एक बात कहता है, बस। I told you, and you promised that you will give me my gift. और अब ले जा रहा हूँ। वो लेकर उड़ जाता है पर जेनी प्रेयर कंटिन्यू करती है कि पीछे खड़ा डिमोन उड़ता हुआ उसके ऊपर झपट्टा मारता है और बाहर की ओर दीवार गिरता हुआ तेजी से ले जाता है। पादरी ठीक हो जाते हैं और प्रार्थना पूरी करते हैं। फिर घर के बाहर आकर देखते हैं कि बहन जेनी नहीं रही। वो दोनों पति पत्नी जमीन पर बैठे रो रहे हैं। तभी अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है और जोहान अंदर भागता है। अपने बच्चे को सामने देख गोद में उठाकर बाहर आ जाता है। वहीं देखता है कि आयशा की लाश जमीन पर है और आयशा की आत्मा का हाथ थामे लूसीफर ले जा रहा है। ब्लडी विच इंग्लैंड के 2 टाउन यॉर्क और हैम्स्टर टाउन को विभाजित करता ये खतरनाक सीवर एक भयानक बीच के लिए जाना जाता था। इस सीवर के उस पार यॉर्क टाउन था तो इस पार हैम्स्टर टाउन था। सीवर के घुमाव की वजह से रास्ते इतने फूटे थे कि अनजान व्यक्ति धोखा खा जाते थे। शायद इसीलिए वहां के लोगों ने इसी भूल भुलैया के चलते इसका नाम सर्किल सीवर रख दिया था। पर यह ज्यादा मशहूर था उस बीच के चलते। चांदनी रात फैली हुई थी। चार्ल्स सीवर के उस पार के किसी टाउन से लौट रहा था। चांदनी रात की रोशनी में उसने देखा बगुले पक्षी के जैसे सफेद वस्त्र में अप्सरा की तरह दिखने वाली एक युवती उसी की तरफ बढ़ी आ रही थी। उसने सीवर पार करने के लिए अभी अपना पैर ब्रिज पर रखा ही था कि ब्रिज के बीच पानी में अजीब सी आवाज उसे आसपास महसूस होने लगी। वो युवती करीब आ गई और चार्ल्स से बोली, मुझे जरा सहारा देकर सीवर पार करा दे तो बहुत मेहरबानी होगी। चार्ल्स अभी कुंवारा लड़का था। युवती के हाथों के स्पर्श से ही उसके तन में बिजली सी दौड़ गई। उसकी धड़कन बढ़ गई थी। वो बोला, आओ ना, संभल के, मेरी बाह थाम लो। चार्ल्स बोला। दोनों तरफ सीवर का पानी उधम मचा रहा था। युवती ने मुस्कुराते हुए उसकी कलाई अपनी कलाई में थाम ली। मगर ये क्या? चार्ल्स को लगा सैकड़ों कांटे एक साथ उसकी हथेली में चुभ गए हो। वो युवती की कलाई झटकते हुए दर्द से तिलमिला उठा। क्या हुआ? इतना तड़प क्यों रहे हो? युवती बोली। मगर चार्ल्स को काटो तो खून नहीं। वो डरता सहमता हकलाती आवाज में बोला, कुछ नहीं, पैरों में कोई चीज चुभ गई थी। कभी किसी से, मेरा मतलब है, प्यार व्यार किया है या नहीं? युवती बोली। जी, अभी तक तो ऐसा मौका नहीं मिला। चार्ल्स शर्माते हुए सर झुकाए बोला, कोई बात नहीं, आज जी भर कर प्यार करेंगे। ये रात रोज रोज कहाँ आती है। बेचारी चार्ल्स ने डर या कामुकतावश हामी भर दी। ब्रिज के बीच भाग में आते ही युवती ने अपने जिस्म को कपड़ों से आजाद कर दिया। कसी जांघों, मदमाते जिस्म को देखते ही चार्ल्स आगे बढ़ा और युवती को अपनी बाहों में कसते हुए उस ब्रिज पर लिटा दिया। तभी एक तेज सनसनाती हवा उठी और उतने दायरे में अंधकार फैला गई। गीदड़ों की आवाजें तेज हो उठी। चार्ल्स युवती के बदन से खेल रहा था और वो युवती चार्ल्स की पीठ सहला रही थी। मगर ये क्या? अब युवती के वो खूबसूरत हाथ अचानक बदल गए। उनमें बाल उगने शुरू होने लगे और अंगुलियों में लंबे मोटे नाखून उभरने लगे थे। वो इस बीच अपनी असली अवस्था में आ गई थी। बड़ा भयानक काला सा चेहरा था उसका। तभी ब्रिज पर कुछ लोगों के चलने की आहट सुनाई दी। टाउन के कई लोग हाथों में टॉर्च लिए जोर जोर से चार्ल्स को आवाज देते इधर को ही आ रहे थे। लगता है तुम्हारे घर वाले हैं। ये नहीं आए होते तो आज हमारा संगम सदा के लिए हो गया होता। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। हम फिर यहीं मिलेंगे। चार्ल्स शायद उस बिच की असली सूरत से अभी भी अनजान था। इसी को कहते हैं हवस में अंधा हो जाना। वो बिच घबरा गई।
उसने चार्ल्स को एक तेज झटका दिया और चार्ल्स एक तरफ लुढ़क गया और वो बिच खिसियानी हंसी हंसती वहां से गायब हो गई। चार्ल्स विक्षिप्त सा खड़ा था। तभी टाउन वालों के साथ उसका पिता हंट चार्ल्स को झकझोरता हुआ बोला, चार्ल्स, तुम यहाँ इस सीवर के बीच बने ब्रिज पर क्या कर रहे हो? तुम्हें शाम तक घर आना था ना? वो मैं रास्ता भूल गया था। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? डैडी, मैं सच बोल रहा हूँ। चार्ल्स, तू नहीं जानता ये कितनी मनहूस जगह है। सब लोग चार्ल्स को घेरे उसे घर लाए, मगर चार्ल्स परिवार और टाउन वालों को अब हर रात परेशान करने लगा। वो सीवर की तरफ भागता, लोग उसे पकड़ कर लाते। टाउन वाले जान चुके थे कि सर्किल सीवर की बिच इस पर प्रभाव जमा चुकी है। एक दिन चार्ल्स का दोस्त मैक्स उससे मिला। यार, तू घर वालों को रोज परेशान कर रहा है, बात क्या है? लोगों में चर्चा है कि तेरे ऊपर सीवर की बीच प्रभाव जमा चुकी है। ये टाउन वाले ना कितने बेवकूफ है। चुड़ैल होती है क्या? अगर होती है तो आज की रात मैं भी देखूंगा कि वो होती कैसी है। तेरा क्या मानना है चार्ल्स? सीवर के ब्रिज के पास रात में एक खूबसूरत लड़की मुझसे मिलती है। सच? हाँ यार, सच। और ये कहकर चार्ल्स घर चला गया, मगर मैक्स की कामुकता उसे सीवर पर जाने के लिए मजबूर करने लगी। अब रात अपना जलवा बिखेरने लगी थी। मैक्स सर्किल सीवर की तरफ बढ़ चला। रास्ते में एक काले रंग का भयानक पक्षी पंख फैलाए एक अजीब आवाज भरता अचानक से उसके ऊपर से गुजरा। मैक्स को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों में मन भर लोहे की वजनी वस्तु को पहना दिया हो और उसके पैर बढ़ ही नहीं रहे हो। अभी वो इस बात को सोच ही रहा था कि सामने से एक आवाज आई। वहां सफेद लिबास में एक खूबसूरत युवती खड़ी थी। उसने मैक्स की ओर देखकर कहा, तो तू उसकी बातों में आकर अपनी मौत के मुंह में आ गया। शायद तुझे पता नहीं था कि हमारे भी उसूल होते हैं। हम जब तक अपने जख्मी शिकार को सदा के लिए सुला नहीं लेते, तब तक दूसरे शिकार पर हाथ नहीं फेरते। अचानक वो युवती पीछे की तरफ देखकर एक भयानक तरीके से चीखी। उस चीख ने मैक्स का जैसे कलेजा चीर कर रख दिया। वो अचानक पीछे को मुड़ी। हवा तेज चलने लगी। गीदड़ों की आवाजें उस खामोशी को चीरने लगी। युवती के बाल उसके हिप तक लहरा रहे थे और मैक्स उसका ये अंदाज देखकर आकर्षित हुए बगैर नहीं रह सका। वो आगे बढ़ा, करीब पहुंचा और जो ही उसने अपनी बाहों में युवती को लेना चाहा, युवती उसकी तरफ घूम गई और मैक्स के मुंह से भयानक चीख निकल गई। बड़ा डरावना दृश्य था वो। युवती के चेहरे पर बहते हुए फोड़े ही फोड़े उगाए थे। उसके मुंह के लंबे चमकते दांत बाहर को निकल पड़े थे। मैक्स चीखते हुए बदहवास ब्रिज से टाउन की तरफ भागा, मगर कहां तक? उस डरावनी बिच ने एक बड़े आकार का चमगादड़ नुमा पक्षी का रूप ले लिया और मैक्स के पीछे झपट पड़ी। मैक्स ब्रिज पार करने ही वाला था कि पक्षी का रूप धारण किए हुए बिच ने अपने पंखों से मैक्स को जोरदार धक्का दिया और मैक्स तेज बहते सीवर की गहराई में चला गया। आकाश में उस पक्षी के 3 स्वर सुनाई दिए, चिंच चिंच चिंच। शायद ये उसकी विजय का प्रतीक था। पूरे टाउन में लोगों की भीड़ लगी थी। मैक्स का शरीर पानी में तैर रहा था। सारा टाउन शोक के आलम में था। मैक्स के मरने के बाद चार्ल्स के पिता हंट की परेशानी बढ़ गई थी। वो चार्ल्स को उस बिच से बचाने की कवायद शुरू कर देता है। वो इसी सिलसिले में चर्च के फादर फेडरिक के पास गया था। फादर चर्च के अंदर प्रे करने में व्यस्त थे। हे गॉड, इस शैतानी बीच से तू हमारी हिफाजत कर। तभी फादर की नजर हंट पर गई, जो फादर को ही देख रहा था। तुम यहाँ कैसे? फादर फेडरिक, प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरा वो इकलौता सहारा है। प्लीज फादर। बचाया उससे जाया जाता है जो जिंदा हो। माय सन, जो पहले से ही मर चुका हो उसे कैसे बचा सकता हूं मैं? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा चार्ल्स अभी जिंदा है। हंट की बात सुनकर फादर चिल्लाकर बोले, नहीं, तुम्हारा बेटा तो उसी वक्त मर चुका था जिस वक्त वो उस बीच के साथ संबंध बना रहा था। लेकिन फादर, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो अपने घर पर ही आता जाता रहता है। अगर वो मर चुका होता तो ऐसे कैसे संभव हो पाता? मेरी बात का यकीन मानो माय सन, तुम्हारा बेटा मर चुका है। वह बीच उसे उसी अपनी दुनिया में ले गई है। तुम्हारे बेटे ने ही अपने दोस्त मैक्स की जान ली है और अब वो दोनों पता नहीं कितने लोगों की जान लेंगे। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ।
तुम स्वयं अपनी आंखों से क्यों नहीं देख लेते? और इधर चार्ल्स और युवती दोनों मिलकर हंस रहे थे और चार्ल्स के चेहरे पर शैतानियत झलक रही थी। सच बताओ चार्ल्स, क्या तुम पर अभी तक किसी को शक नहीं हुआ कि तुम मेरी तरह मर चुके हो? नहीं, अभी तक किसी को नहीं। जिस तरह तुम मैक्स को यहाँ पर लेकर आए थे, अब तुम्हें हर रोज एक नए इंसान को यहाँ लेकर आना है। इंसानों का खून मुझे ताकत देता है और अब तुम्हें भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तब वहाँ फादर फेडरिक और हंट एक साथ पहुंच गए। हंट ने अपनी आंखों से अपने बेटे चार्ल्स का चेहरा देख लिया था, जो कि इस वक्त किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था, और फादर ने चीख कर कहा, दूर हट जा ब्लडी बीच, दुष्ट, इस गंदे सीवर में रहने वाली शैतानी बीच, हम तेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होने देंगे। फादर की ये बात सुनकर वो युवती और चार्ल्स दोनों हंसने लगे। तभी फादर मुंह से कुछ पढ़ने लगे। जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे वो युवती और चार्ल्स एक भयानक रूप इख्तियार करने लगे। उस युवती ने खौफनाक खूनी चुड़ैल का रूप धर लिया और चार्ल्स भी एक दरिंदे की शक्ल में आ गया था। उसने फादर को एक जोरदार धक्का दे दिया। फादर उसके प्रतिघात से आहत बेहोश हो गए। चुड़ैल सीधे चार्ल्स के पापा के पास पहुंची। तू हम दोनों को मारना चाहता है ना? आज मैं तेरी जिंदगी छीन लेती हूँ। तभी अचानक फादर को होश आ गया और उन्होंने अपनी जेब से चर्च का होली वाटर निकाला और कहा, हंट, ये हॉली वाटर दोनों के ऊपर जल्दी फेंको, वरना ये सबको मारकर अपनी दुनिया में शामिल कर लेंगे। हंट ने फादर के हाथ से होली वाटर लेकर तुरंत दोनों के ऊपर फेंक दिया। होली वाटर गिरते ही अचानक उस युवती यानी बिच का और चार्ल्स का जिस्म जल उठा। उन दोनों के मुंह से एक अजीब चीख निकली और देखते ही देखते वो दोनों सीवर के पानी में समा गए। तहखाने का राज। जैसलगढ़ की हवेली जो पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र है और आज भी यहाँ बड़ी तादाद में पर्यटकों की भीड़ यहाँ के इतिहास को महसूस करने आई है। इस भीड़ में सब लोग हवेली के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं और 4-5 लोगों का ग्रुप हवेली के पहले तहखाने की तरफ बढ़ा है और उन्हें सामने दूर अंधेरे में एक आदमी, फिर दूसरा और तीसरा, ऐसे आदमियों की तादाद भीड़ में बढ़ती हुई दिख रही है, जो कि आधे कंकाल की तरह भयानक दिख रहे हैं, जो एक साथ इन कॉलेज के बच्चों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये देख वो बच्चे चिल्लाते हुए ऊपर पहुंचे और हवेली के अथॉरिटी मेंबर्स से मिलकर वो वाकया बयां किया, पर अथॉरिटी वालों ने इस बात को सिरे से नकार कर उन बच्चों को भगा दिया। कुछ दिनों बाद एक 53 साल के आदमी रणधीर चौधरी, जो कि पेशे से ऐतिहासिक फोटोग्राफर, वो आराम से धीरे धीरे हवेली देखते, फोटो खींचते हुए उसी तहखाने तक पहुंचे और उन्होंने भी वो मंजर देखा जो उन बच्चों ने देखा था, और वो सब रणधीर ने अपने प्रोफेशनल कैमरे में रिकॉर्ड किया और फोटो भी लिए। पर शाम होते ही उनकी लाश बाहर आई। लाश को उनके घर के पते पर उनके सामान सहित पहुंचा दिया गया। उनके बेटे साहिल चौधरी ने अंतिम संस्कार और क्रियाकर्म कर उस रात अपने पिता का कैमरा चेक किया, जिसमें उसे वो रिकॉर्डिंग और फोटोज ने हैरान कर दिया। अगले दिन साहिल ने सब एक पेन ड्राइव में कॉपी किया और अपने 3 खास जिगरी दोस्तों को बताया। साहिल ने एक पेन ड्राइव को पुलिस को बताकर FIR दायर करी उस हवेली के राज परिवार पर, जिसकी कोर्ट में पेशी है, और राज घराने से जय सिंह राठौड़ आए हैं। राठौड़ साहब, क्या जो कुछ इस पेन ड्राइव में है उसके बारे में आपको पता है? क्या ये सच है? क्योंकि अब तो विज्ञान भी ये सब मानता है, वो भी अगर सबूत हो तो जरूर मानता है। सरासर झूठ है जज साहब। हमारा परिवार भी पुश्तों से उसी हवेली के एक हिस्से में रहता है। 100 से ज्यादा कर्मचारी वहां दिन रात रहते हैं। अगर कुछ होता तो हम सबको भी दिखता या हमारे साथ भी कुछ घटता। हमने पता करवाया है कि रणधीर चौधरी हृदय गति अवरोध के मरीज थे। तहखाने में घुटन से उनके साथ ये हादसा हुआ है। ये दलील सुनकर जज ने केस खारिज कर दिया। अब साहिल अपने तीनों दोस्तों के साथ रात को घर की छत पर शराब पीते हुए कहता है, अब हवेली का राज वहां जाकर ही पता किया जाएगा। तुम साथ देते हो तो कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ तैयार रहना। अगले दिन की सुबह चारों जैसलगढ़ हवेली पहुंच गए हैं और पूरी हवेली को बारीकी से घूमकर वहां की चीजों को बारीकी से देख और लिखे हुए इतिहास को पढ़ भी रहे हैं।
जितनी तस्वीरें लगी थी उनकी भी तस्वीर साहिल अपने मोबाइल कैमरा से ले रहा है। शाम होने को है और सारे पर्यटकों के बाहर जाने का समय नजदीक आने वाला है। उससे पहले वो चारों तहखाने में घुस गए हैं और वहीं रुक गए हैं। अरे साहिल, क्या कर रहा है? चलना नहीं है क्या? नहीं, जो पता करना है वो यहीं इस तहखाने में है और यहीं रुक कर ही पता चलेगा। तू सच्ची में सबको मरवाएगा? भूतों का तो पता नहीं, पर पकड़े गए तो कुटाई पक्की है। और वो चारों वहीं अंधेरे में छुप गए हैं। हवेली खाली हो गई है। अंधेरे के साथ सभी कर्मचारी भी बाहर जाने लगे हैं, जिसका पता कर्मचारियों की आवाज सुनाई देने से उन चारों को चल रहा है। तो अब जल्दी निकलो, अंधेरा हो रहा है। जल्दी चलो वरना मारे जाओगे। क्यों हर रोज कहना पड़ता है? ये सब सुनकर इन चारों को डर का एहसास हो रहा है और वो एक दूसरे को देख रहे हैं, जिनमें से एक डर में भाग गया और एकदम से सामने एक राजा की शैतानी डरावनी आत्मा आई और उस लड़के के गले को पकड़कर ऊपर उठा लिया, फिर गला दबोचकर मार दिया। गर्दन की हड्डी टूटने की आवाज और उस दोस्त के मुंह से निकलते खून ने बाकी दो को भी तहखाने के अंदर डर कर भागने पर मजबूर कर दिया, जहां फिर से एक एक कर आधे कंकाल वाले आदमियों की भीड़ बढ़ती गई, जिन्होंने उन दोनों को दबोच लिया और मार डाला। ये सब देख साहिल रोता बिलखता तीसरी ओर भागा और तहखाने से बाहर ऊपर एक बड़े से कमरे में पहुंचा, जहां एक महारानी की बड़ी सी तस्वीर लगी है। कमरे के बाहर उन भूतिया आधे कंकाल वाले आदमियों और राजा की भयानक आत्मा का जमावड़ा खड़ा है, पर अंदर नहीं आ रहा है। ये देख साहिल खुद से ये बात करके बड़बड़ा रहा है। ये सब अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? पीछे से एक औरत की आवाज आई, ये पापी लोग अंदर नहीं आ पाएंगे। साहिल पलटा और देखा कि तस्वीर से महारानी की आत्मा बाहर आ गई। साहिल पीछे कदम बढ़ाता हुआ गिरा। डरो मत बेटा, मैं उन जैसी नहीं हूं, और वैसे भी जो पता करने आए हो वो सच मैं ही बता सकती हूँ तुम्हें। तो सुनो। 123 साल पहले जिसलगढ़ घराना छोटा पर नामचीन था, क्योंकि महाराज चंदेर सिंह जनता के सामने और नजरों में बड़े दयालु और निष्ठावान थे। हर इंसान के सहायक थे, बड़े भावुक थे, पर उनका असली चेहरा बस मैं, उनकी महारानी शीत कंवर ही जानती थी, या फिर वो गुलाम जो वफादारी से उनकी गुलामी करते थे। वो सच ये था कि गांव से हर रोज एक औरत रात के अंधेरे में गायब होने लगी, जो कि महाराज अपने गुलामों से अगवा करवा कर हवेली के चमचमाते तहखाने में मंगवाया करते थे। उसके साथ जितनी बार और जितने समय तक रंगरलियां बनाते और मन भरने पर मरवा कर गांव के जंगल में लाश फेंकवा देते। कोई न कोई जानवर रात में उस लाश को खा ही जाता, और तब वो आधी खाई हुई लाश मिलने पर लगता कि जानवर का शिकार हुई है। एक आदमी बलदेव ने दिमाग लगाया और बड़बड़ाने लगा, सिर्फ औरत ही क्यों, जानवर जो भी हो, उससे सिर्फ औरत का शिकार ही करना है। और वो रात को छुपकर गांव के चौक में ही पेड़ के नीचे हर रोज सोने लगा। एक रात को जब एक औरत निवृत्त होने के लिए जंगल की ओर गई, तो वहां से कुछ जोरों से छटपटाने की आवाजों ने बलदेव को उसका पीछा करने पर मजबूर किया, और उसने देखा कि कुछ लोग उस औरत को अगवा करके ले जा रहे हैं। पीछा करने पर देखा कि वो हवेली के खुफिया दरवाजे से अंदर गए हैं। अब बलदेव हवेली के सामने पेड़ों के पीछे छिप छिप कर दिन रात बिताने लगा। 4 रात बाद वो लोग उस औरत को वापस जंगल में लेकर गए और फेंक कर चले गए। बलदेव ने उस औरत की नाक के सामने उंगलियों से उसकी सांसें चलती महसूस की, तो अपने पास पड़े पानी से भरी जरी यानी चमड़े की पानी पीने वाली थैली से पानी छिड़क कर औरत को होश में ले आया, जिसने महाराज का सच बलदेव को बताया। बलदेव उस औरत को उसके घर ले गया और उसके घर वालों को आधी रात को ही गांव के सरपंच के घर लेकर गया और सब बताया। जल्दी ही गांव के 80 से ज्यादा मर्द इकट्ठे होकर हवेली पहुंचे। आधी रात को सोए हुए महाराज महारानी को बाहर जन सैलाब की चीख की आवाजें सुनाई दी और वो बाहर आए। आते ही सब मर्दों ने महाराज को खरी खोटी सुनाई, जिससे महाराज तिल मिला गए। महाराज तब भी ठंडे दिमाग से बोले, आप सब अंदर आओ, फिर सही से बात करते हैं। सब अंदर आए और आते ही राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इन सबको बांध कर तहखाने की दीवारों में चुनवा दो। ऐसा ही हुआ।
भयानक नरसंहार। मेरा मन भर आया और गुस्से में मैंने खंजर अपने पति महाराज चंदेर सिंह की पीठ में घोंप दिया और बाद में वही खंजर अपने गले पर भी चलाकर खुदकुशी कर ली। वो आधे कंकाल वाले आदमी सब वही हैं जो जिंदा दीवारों में चुनवा दिए गए थे, और साथ ही महाराज भी हैं जिनकी भटकती आत्मा शैतानी हो गई है। सुबह की पहली किरण के साथ साहिल छुपता छुपाता हवेली से बाहर आता है और वहीं के पुलिस थाने में राज घराने के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाता है। कोर्ट में अर्जी लगवाता है। हवेली के तहखाने की दीवारों को तुड़वाने की और अर्जी जज मंजूर करते हैं। पुलिस फोर्स जाकर मजदूरों से दीवारों को तुड़वाते हैं और उन्हें 80 नर कंकाल बरामद होते हैं। अब कोर्ट आदेश देता है राज परिवार को कि हवेली पर सरकार का कब्जा है और हवेली को ध्वस्त करने का आदेश किया जाता है। ऐसे होता है जैसलगढ़ की हवेली के तहखाने के राज का अंत। अंतःकर्म। कहते हैं कि जलन बहुत बुरा कर्म है जिससे सारे कुकर्म जन्म लेते हैं और वो इंसान को अंतःकर्म तक ले जाते हैं। गीता सार से प्रेरित। रविवार के दिन 2 जुड़वा बच्चे टेलीविजन पर कार्टून देख रहे हैं और रसोई में उनकी माँ जिया दोपहर का खाना पका रही है। टीवी देखते हुए बच्चों के सामने लिविंग रूम में सजी छोटी छोटी चीजें उड़कर टीवी स्क्रीन पर टकराती हैं। स्क्रीन फूटती है। बच्चे माँ की ओर भागते हैं। माँ आवाज सुन बच्चों की ओर बाहर आती है। तीनों लिपट जाते हैं और देखते हैं कि लिविंग रूम की छोटी चीजें दीवारों से टकरा रही हैं और कमरे में रखे सोफा सेट और टेबल हवा में झूल रहे हैं। बच्चे जोरों से चिल्ला कर रो रहे हैं और उनकी माँ ने बेडरूम में छोड़कर बाहर से बंद कर दिया है। जिया ने मंजर का छोटा क्लिप बनाकर घर से बाहर जाते हुए अपने पति विनय को व्हाट्सएप पर भेजा और घर का दरवाजा बंद करके कॉल किया। विनय, ये सब क्या है? जिया, मैं अभी घर आता हूँ। मुझे नहीं पता और अभी आकर मुझे सब बताओ, क्योंकि मुझे पता है इसकी वजह तुम और अशोक हो। जिया ने घर का दरवाजा खोला और देखा कि सारा सामान व्यवस्थित है। वो अंदर आई और फर्श पर देखा तो कुछ टूटा फूटा नहीं था। टीवी भी सही और उस पर कार्टून चल रहे हैं। बेडरूम में देखा तो बच्चे सो गए हैं। उसने फिर से वो क्लिप देखी जो पति को भेजी है और उसमें वो मंजर वैसा ही दिखा जैसा हुआ। ये सब सही कैसे हुआ जो इतना भयानक था? तभी एकदम से लिविंग रूम के पर्दे बंद हुए, अंधेरा हुआ और डरावने से माहौल ने घेरा किया। हल्के धुएं में एक आदमी खून में लथपथ कटा हुआ सामने आया जो खिड़की के पास खड़ा था, जिसे देख जिया के पसीने छूट गए। अगले पल एक औरत उस आदमी के पास उसी हालत में दिखी। बड़े गुस्से में थे दोनों। जिया सहम कर दीवार के सहारे रगड़ खाती हुई बैठ गई। पसीना और आंसू दोनों आ रहे हैं, पर आवाज हलक में अटक गई है। अगले पल पास में एक भयानक लंबा चौड़ा आदमी वहां प्रकट हुआ। लाल आंखें और खून से टपकती लार, उसके मुंह से मानो एक राक्षस हो। ये देखते ही जिया बेहोश हुई और वो प्रेत जोर से हंसने लगे। तभी घर का दरवाजा जोर से धक्के से खुला और विनय अंदर आया और उसे भी उन तीनों का ये दृश्य दिखा। जरा वो भी डरा। प्रेत अदृश्य हुए। रसोई से गिलास में पानी लेकर उसके छींटे जिया पर छिड़के और वो होश में आई। फिर उसी ग्लास का पानी पिलाया और जिया को पकड़कर विनय को खड़ा कर सोफे पर बैठाकर सामने बैठा और बोला, जिया, तुम तो जानती हो कि हमारी फैमिली का जॉइंट बिजनेस था। मैं ताऊ जी के साथ काम करता था। जब से पापा मम्मी सब छोड़कर केदारनाथ बस गए, कम उम्र में धंधे में पड़ा। ताऊ जी ने पिता की तरह नहीं, मास्टर की तरह काम सिखाया। जैसे मैं एक फौज का जवान हूँ, कहीं भी डांट देते, किसी के सामने चिल्लाने लगते, हाँ पूरा ख्याल रखते, पैसा गाड़ी सब दी, पर मेरी इज्जत का फालूदा निकालते। मुझ में यह सब गुस्सा बनकर पनपने लगा। आखिर मैं सिर्फ 24 साल का था। एक दिन ताऊ जी का बेटा यानी मेरा भाई शिवेक पढ़ाई पूरी करके लंदन से वापस आया और ऑफिस में उसे भी काम सिखाया जाने लगा, पर बड़े प्यार से। ये देख मेरा मन अब जलन और बदले से भर गया। घर आकर मैं बहुत शराब और सिगरेट पी रहा था कि मेरा दोस्त अशोक आया, जो कि पेशे से पंडित था। वो बोला, ये क्या हाल बना रहा है? अब ये रोज का हो रहा है, हाँ? जो मैं एक दोस्त के नाते सह नहीं पा रहा हूं। हर काम रोने और जलने से पूरा नहीं होता, कुछ करना पड़ता है, हद पार तक। करेगा? हाँ, मैं सारी हदें पार कर दूंगा। ब्रह्मांड में सब तरह के कर्म व्याप्त हैं, वैसे ही सभी तरह की पूजा भी।
सात्विक और तामसिक दोनों पूजा हम हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत कर सकते हैं, पर वो जरा वक्त लेगी। इसलिए अभी हम वही पूजा शमशान में नहीं करके ईसाइयों के कब्रिस्तान में करते हैं। चलो। हम दोनों चले गए और पहुंचकर नई दफनाई 2 कब्रों के बीच मुझे बैठाया और जैसा मुझे कहा मैं दोहराने लगा, हे आत्माओं, अगर तुम सच में हो और अगर तुम भी किसी दुर्घटना या द्वेष का शिकार होकर मरी हो तो मेरा बदला लेकर अपना मन शांत करने आ जाओ। मेरे ताऊजी श्री उमेद प्रकाश की मृत्यु ही मेरा बदला है। अगर तुम हो तो ये करो। ऐसा करके हम दोनों चले गए। रोज की तरह मैं ऑफिस जाता, पर ताऊजी ठीक थे और मैं घर आकर वही शराब और सिगरेट में डूब जाता। 1 महीना हुआ और एक दिन ऑफिस गया तो मेरा भाई अकेला था। मेरे पूछने पर बताया, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, चेस्ट पेन होने लगा और अब डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है। मैं अपने ताऊजी से मिलने उनके घर गया और खैरियत पूछकर जाने लगा कि रसोई में एक औरत उल्टी खड़ी दिखी, जो मैंने सोचा कि काम वाली होगी। घर से बाहर आकर पलटा तो ताऊजी के कमरे की खिड़की में एक आदमी खड़ा दिखा। यह देखते हुए भी मुझे समझ नहीं आया और मैं चला गया। 2 महीने गुजरे। मेरा भाई शिवेक धंधे में नई ऊंचाइयों को छू रहा था। यह देख मैं और जल रहा था। अशोक फिर आया और बोला, सुना है कि मुस्लिम कब्रिस्तान में वही काम करने से काम जल्दी होते हैं। हम दोनों फिर से निकले और वैसा ही किया जैसा पहले किए थे। बस मैंने ताऊजी की जगह इस बार भाई शिवेक का नाम लिया। वापस आकर सो गया। अगली सुबह जब कपड़े पहन रहा था तभी ताऊजी का कॉल आया और वो बोले, विनय, तेरे भाई ने घर के छत से कूद के जान दे दी, जल्दी आओ। फोन रखा और मैं खुशी से फूला नहीं समाया। अशोक को कॉल करके कहा, काम हो गया अशोक। ताऊजी के पास जाकर नाटक करते बिलख कर रोया और यत्यष्टि का सारा कर्म कर वापस आया। ताऊजी ने सब मुझे सौंप दिया। मुझे जो चाहिए था मिला। अब मैं करोड़पति विनय कहलाने लगा। शादी हुई, बच्चे हुए और इसमें 10 साल निकल गए। ताऊजी भी चल बसे। बस यही सब सच्चाई है। एक दिन आधी रात को विनय, तुम और अशोक मानो एक कमरे में थे और किसी के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। ये सब मैंने बाहर खड़े होकर सुना था, पर मैंने इसका कभी जिक्र नहीं किया। आज वो ही याद आया। क्या था? उस रात मैं और अशोक पार्टी से लेट आए थे तो अशोक को यहीं रोक लिया था और गप्पे मारने लगे। तभी वो तीनों जो तुम्हें दिखे आज, वो उस रात हमारे सामने आए और बताया कि जो 2 आदमी औरत थे वह ईसाई कब्रिस्तान से आए थे और क्या और विनय? और जिनको मैंने काट काट कर मार डाला था। क्यों विनय? वो आदमी फ्रेडी दी कोस्टा है और मुझे उनसे दूर और मेरी उनसे खिलाफत करता रहता था। और एक रात मैं उसके घर गया क्योंकि उसने ताऊजी से बातों बातों में कहा था कि वो अकेला है और उसकी पत्नी अगले दिन आने वाली है। मैं पहुंचा और उसे गुस्से में समझाने लगा, यहां तक कि उसका कॉलर भी पकड़ा, पर बदले में उसने मुझे थप्पड़ मारा और मैं गुस्से से पागल हो गया। उसे धक्का देकर फर्श पर गिराया, पर उसका सर टेबल से टकराया और वो मर गया। मैं डर गया पर खुद को बचाना चाहता था। फिर मैं सामने रसोई से एक छुरी लाया और उसके टुकड़े कर दिए। उसकी जेब से चाबी लेकर ऊपर कमरे में गया चोरी करने, ताकि पुलिस को चोरी का मामला लगे। पर कमरे में पहुंचा तो उसकी बीवी पहले से वहां सो रही थी। मैंने उसको भी काट डाला और सारा लॉकर खाली करके चला गया। हाँ, मैं नशे में था, पर सब सोच समझ कर किया। इसलिए जैसा सोचा वैसे ही अगले दिन अखबार में छपा था। पर उसकी पत्नी को क्यों? तुम्हारी कसम, मैं किसी को मारने नहीं गया था, पर जो हुआ उसके बाद करना पड़ा। और वो दूसरा आदमी कौन था? वो दूसरा आदमी जिन्न है, जो कि मुस्लिम कब्रिस्तान से आया था। वो सब जब हमें मारना चाहते थे तब हमारे गिड़गिड़ाने पर बोले, अभी तुम्हें नहीं, पहले उनको मारेंगे जो हर साल तुमसे जुड़े हैं। और फिर सबसे पहले जिया तुम्हारी माँ को पानी के टैंक में गिराकर मारा। फिर अगले साल तुम्हारे पापा को गैस सिलेंडर लीक ब्लास्ट में मारा। और अब 3रा साल है, हमारी बारी है, क्योंकि अब कोई नहीं बचा है परिवार में
और तुम्हें और बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। इन सब के लिए भगवान सजा देगा तुम्हें और अशोक को, और मैं भी माफ नहीं करूंगी। पर पहले अशोक को बुलाकर कोई समाधान करो। विनय ने अशोक को वो क्लिप भेजी और कॉल करके सब बताया, और अशोक ने अपने गुरु से समाधान पूछा और आया। पूरा पूजा पाठ का माहौल बनाकर अशोक ने हनुमान बीज मंत्रों की आहुतियां डाली। ओम हनु 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 हनुमते नमः, ओम फट स्वाहा। आहुतियों के साथ चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें जोर जोर से आ रही थी। वहीं जिया और विनय की आवाज नहीं निकल रही है। पसीने और आंसू से लथपथ चेहरा लिए चुपचाप बैठे हैं। घर की लाइट्स आवाजों के साथ जल बुझ रही हैं। डरावनी चीखें माहौल को बहुत ही दर्द भरा कर रही हैं, पर मंत्रों के स्वर मानो शक्ति दे रहे हैं। आहुतियां खत्म होने से पूर्व सारी चीखें बंद और लाइट्स शुरू हो जाती हैं। माहौल शांत हो जाता है। अशोक जिया से माफी मांगकर चला जाता है और रास्ते में सुनसान सड़क पर स्कूटर रुक जाता है, मानो किसी ने पकड़ लिया हो। पीछे पलटते ही अशोक उस डरावने जिन्न को देखकर डर जाता है और स्कूटर की रेस जोर से दबाता है। जिन्न छोड़ देता है और स्कूटर असंतुलित होकर सामने आते ट्रक में घुस जाता है और अशोक एक्सीडेंट में मारा जाता है। यहाँ जिया बच्चों के साथ सोती है और अकेले सो रहा विनय सुबह 2:45 पर सामने ताऊजी और शिवेक को खड़ा देख रहा है, जो उसका हाथ पकड़कर पलंग से उठाकर ले जाते हैं। 6:30 बजे जिया विनय को उठाने आती है तो वो उठते नहीं। वो समझ जाती है कि वो नहीं रहा। विनय की लाश के पास उसका मोबाइल बजा, जिस पर अशोक का कॉल था, जिसे जिया ने उठाया और पुलिस कर्मचारी ने कहा कि कल रात एक्सीडेंट में ये चल बसे, इनकी लाश को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाओ। जैसे कि अशोक अकेला था, बस विनय ही उसका दोस्त था, और दोस्त के लिए अशोक ने दुख में गलत भी किया और उसके परिवार को बचाने के लिए सही भी किया। सच्ची दोस्ती निभा गया, जैसे कि दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती। अब शमशान में 2 चिताएं जल रही हैं। जिया बच्चों के साथ रोती देख रही है। चिता की लपटों की दूसरी ओर विनय अशोक दिखते हैं और हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए अदृश्य हो जाते हैं। जैसा कर्म किया होता है इंसान ने अपने जीवन में, वो अंततः यही भोग कर जाना होता है। वही अंतः कर्म होता है। लेखक धुवेश बोहरा। प्रेतों की पाठशाला। बिलासपुर 23,000 लोगों की तादाद वाला कस्बा, जिसे आज से पहले कोई ज्यादा जानता नहीं था, पर आज वो न्यूज की हेडलाइन बन गया है। एक स्कूल में 2 दिन में 3 बच्चों और 2 अध्यापकों की अस्वाभाविक मृत्यु हो गई थी। 1 हफ्ते पहले वजह कोई बता नहीं पा रहा था। अफवाह है या हकीकत, पर सुना है कि वो पाठशाला प्रेतों की है। रिपोर्टिंग के वक्त एकदम से आवाज आई, चाय लेंगे साहब। रिपोर्टर डर जाता है और देखने के बाद उसको अजीब हालत में और ज्यादा डरा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि वो भूत जैसा ही भयानक दिख रहा है। तुम कौन हो? वो स्कूल की दीवार से लगकर चाय की स्टॉल मेरी ही है। भाई साहब, कुछ जानते हैं आप इन सब के बारे में? तो बताइए। 2 महीने पहले स्कूल शुरू हुआ था और हमारी दुकान 2 पुश्तों से यही है। जब नींव रखी गई तब भी हमने मना किया था बाबू साहब। क्यों का भूतिया है ये जगह, नहीं सुनी हमरी। और शुरू हुआ स्कूल। पहले ही दिन बच्चे अपनी कक्षा में गए और जब पानी पीने या टॉयलेट गए तो डरते चिल्लाते बाहर आए और पूछने पर बताते कि अंदर कोई और भी डरावने लोग हैं, पर मानता कोई नहीं। पढ़े लिखे कहाँ मानते हैं बाबू साहब। पर अंदर का वाकया तो विनोद जी सर ही बताएंगे, जिन्होंने इसकी तहकीकात की है। तुम इतना सब कैसे जानते हो? अरे बाबू, दुकान दिखाई ना मेरी, वो भी तो जल गई थी और साथ में मैं भी। रिपोर्टर वहां से चल दिए और स्कूल की तरफ बढ़े। बाहर चारों तरफ पुलिस फेंसिंग थी, डू नॉट क्रॉस वाली, पर रिपोर्टर ने अपना पहला कदम पहली सीढ़ी पर रखा ही था और पीछे से डर में चाय वाले का भूत चिल्लाया, अंदर ना जाओ बाबू साहब। पीछे पलटे बिना वो डरता हुआ अंदर बढ़ा और अपने धीमे कदमों से खाली सुनसान स्कूल का चक्कर लगा ही रहा था, अपने मोबाइल कैमरा में रिकॉर्डिंग के साथ। और वो वहां टॉयलेट एंड पेंट्री के सामने पहुंचा। पहुंचते ही देखता है कि सामने एकदम से वहां बच्चों की भीड़ दिखी, जैसे कि इंटरवल में होती है। वही माहौल, और तुरंत ही माहौल शांत। सारे बच्चे रिपोर्टर के सामने पलटे और गुस्से में देखने लगे, जिनमें से काला धुआं निकलने लगा, जैसा जलने से निकलता है।
ये देख रिपोर्टर पर डर चढ़ा ही था कि पीछे से डांटती हुई डंडा हाथ में लिए एक लेडी टीचर आई, जैसे कि बच्चों को क्लास में ले जाने के लिए आई हो। और बच्चे भी वैसे ही हूटिंग करते हुए रिपोर्टर के आर पार होते हुए भाग गए। रिपोर्टर डर से पलटकर गिरा और उसकी नजर उस लेडी टीचर की दहकती नजरों से मिली जो दर्द में थी। वो सब अदृश्य हो गए। काफी देर बेल बजाने और दरवाजा खटखटाने के बाद विनोद आए। विनोद जी, क्या है स्कूल का सच? पाठशाला नहीं है वो, प्रेतों की पाठशाला है। बच्चों ने जब वो सब एक्सपीरियंस किया तब बच्चों ने बाकी टीचर्स और अपने पेरेंट्स से कहा, पर कोई नहीं समझा और ना ही माना। पर मैंने माना और इसके पीछे लगा। एज ए फिजिकल टीचर मैं जब भी राउंड पर होता तो मैं अकेले टॉयलेट्स और पैंट्री में जाने लगा। फील होता जैसे मेरे पीछे कोई है। पानी पीता तो लगता कि पैंट्री में मेरे साथ कोई पानी पी रहा है। सेम इन टॉयलेट। और फिर एक दिन दोपहर 2 बजे छुट्टी की टाइम जाने से पहले मेरी नज़र कॉरिडोर में टहलते कुछ लोगों पर पड़ी, जैसे कि मॉर्निंग में स्कूल स्टार्ट से पहले स्कूल ऑक्सिलरी स्टाफ टहलते हैं। मैं पीछे गया तो देखा कि वो लोग अलग अलग क्लासरूम्स क्लीन कर रहे हैं और हर एक रूम के सामने खड़े होकर हर एक से नज़र मिली और मुझसे नज़र दर्द में मिलाकर गायब होते गए। मैं डर से भागा। अगले दिन मैंने प्रिंसिपल ऑफिस जाकर प्रिंसिपल से वही बात कही, पर उन्होंने हंसकर मजाक में उड़ा दी। क्या आप भी बच्चों की तरह बातें कर रहे हो विनोद सर? और प्रिंसिपल सर बाहर गए। मैं बाहर निकला और मुझे कॉरिडोर के एंड में ग्रुप के बच्चे और स्टाफ जलते हुए दिखे। अब मेरे लिए जानना ज़रूरी हो गया। अगले दिन मैं स्कूल लेट आया और देखा कि वहाँ स्कूल में भीड़ जमा है। पुलिस आई हुई है और सब वही वॉशरूम पेंट्री के आगे जमा है। वहाँ देखा तो क्लास फर्स्ट के 3 स्टूडेंट्स की डेड बॉडीज पड़ी है, जिसका रीज़न हार्ट अटैक है। उन बच्चों के पेरेंट्स रो रहे हैं। माहौल मातम से भरा हो गया था। अगले दिन एक मेल टीचर वॉशरूम में गए थे और वो बाहर आए ही नहीं। जब पियोन को पता चला कि वॉशरूम में है तो डोर तोड़ा गया। वहाँ वो टीचर की बॉडी कमोड पर बैठी पड़ी है, पर पूरी जली हुई थी और कोई बदबू नहीं आई जलने की, बस खाली धुआं आ रही थी। अगले दिन पेंट्री में लेडी टीचर पानी पीने गई तो उनका मुंह वाटर कूलर में डूबा हुआ और बॉडी बाहर लटकी हुई थी। इसी न्यूज़ ने पहले स्कूल बंद करवाए हैं और शायद आपको यहाँ तक पहुँचाया है। फिर क्या? आपने इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की? कोशिश सब पता चल गया है। मैं स्कूल की लैंड के बारे में पता करने म्युनिसिपल डिपार्टमेंट गया और वहाँ से पूरा रिकॉर्ड लेकर आया जो 1900 से था, पर 2022 के रिकॉर्ड ने मुझे सब बताकर हकीकत से सामना करवाया। मैं सहम सा गया और आंसू रुक नहीं रहे थे। ऐसा क्या था विनोद जी? 1900 से 1921 तक इसी जगह पर उस जमाने की पाठशाला हुआ करती थी, जहां ज्ञानी पंडित और शास्त्री, मौलाना, यहाँ तक कि प्रीस्ट भी पढ़ाया करते थे। एक लेडी टीचर जो कि उस टाइम की स्कूल प्रिंसिपल थी। गांव के बच्चे बहुत खुशी से मन लगाकर पढ़ते सीखते थे। बहुत सुकून भरा माहौल था गुलामी के समय पर भी। पर नजर एक राक्षस की लगी। 1922 की शुरुआत में नाम था जनरल डॉगलास, जिसको गांव के बच्चों का पढ़ना और उस गांव की शांति अच्छी नहीं लगी। बिना किसी को कहे एक दिन रात को अपने सिपाहियों से पूरे स्कूल के चारों ओर बारूद बिछवा दिया और अंदर टॉयलेट्स और पेंट्री में पेट्रोल ऑयल के पैकेट्स रखवाए। दूसरे दिन जब स्कूल शुरू होकर इंटरवल तक पहुंची कि फायर ब्रिगेड के टैंकर में पानी की जगह पेट्रोल भर लाया और पूरी बिल्डिंग पर छिड़क दिया। अंदर बदबू फैली तो भगदड़ मची और बाहर सिगार जलाकर माचिस की उस तिल्ली को नीचे गिराया। उस जनरल ने जो नीचे बारूद पर तिल्ली गिराया, तभी बंदूक की गोली की तरह पूरी बिल्डिंग को आग ने अपने आगोश में ले लिया। लगभग 80 बच्चे और 12 का स्टाफ जलकर भस्म हो गया। उस वक्त प्रिंसिपल मैम रोज की तरह डंडा लेकर टॉयलेट्स और पेंट्री से बच्चों को क्लास में भेजने के लिए डांट रही थी। सब जलकर भस्म हो गया।
मानो दिल दहल गया हो। इन सब से छुटकारा कैसे मिल सकता है? पता किया, वो भी पता किया मैंने। जब वो सब पढ़ा तो पढ़ते हुए रात के 11:30 बज गए और मैं रोते बिलखते खुद को संभाल नहीं पाया और शराब पीकर टाइट हो गया और पाठशाला के सामने पेड़ के नीचे बैठ गया। घोप अंधेरे में स्कूल को देख रो ही रहा था कि अचानक लाइट्स लगी। बच्चे और पूरा स्टाफ अंदर क्लास में जाने लगे। क्लास में पढ़ाई शुरू। थोड़ी देर बाद स्कूल आग के लपटों से जलती हुई दिखी और सब सामने जलते हुए खड़े दिखे जो अंदर थे। वो मंजर देखकर मैं भागा, जोर से भागा और भागता हुआ घर आ पहुंचा और बेड पे वैसे ही गिर गया। सारा पिया हुआ उतर गया। सुबह सब याद था, पर वो रात को जो देखा सच था या नहीं पता करने में 4 रातों तक लगातार गया और सब वैसे ही सामने दिखा रोज। और रिपोर्टर साहब, मैंने पी भी नहीं रखी थी 4 दिन। आपने बहुत कुछ देखा है हिम्मत के साथ। आप बच गए, बस वही काफी है। किसने कहा कि मैं बच गया? रिपोर्टर पसीने से लथपथ हो गया और देखा कि विनोद इंसान से जलता हुआ पुतला बन गया और बोला, मैं तो पूरी पाठशाला के साथ ही जल गया था। अतृप्त आत्मा हूँ, भटक रहा था। विनोद धुएं के साथ उड़ता हुआ अदृश्य हो गया। कुछ कहानियां अधूरी रह जाती है क्योंकि उनके पीछे की सच्चाई कोई समाधान नहीं ढूंढ पाती है।